डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार में बनेगा देश का नया एआई हब। बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, जल्द आएगी राज्य की एआई पॉलिसी। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें, 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने सजा में किया इजाफा। आजम खान की 7 साल की सजा बढ़ाकर 10 साल की, बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा बरकरार। मुजफ्फरपुर में पाक जासूस गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के मुस्तफा को बिहार एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राणा हुनैन के संपर्क में था मुस्तफा। पाकिस्तान को भेज रहा था भारत की संवेदनशील और रणनीतिक जानकारियां। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों की सीक्रेट हथियार फैक्ट्री तबाह। जंगलों में छिपाकर रखे गए माओवादियों के हथियारों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। भारी मात्रा में माओवादी साहित्य को भी पुलिस ने किया नष्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों का रुख करके। बिहार के विकास की रफ्तार को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूस्टर डोज मिलने जा रहा है। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि बिहार को देश का अग्रणी और विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार जल्द ही अपनी एआई पॉलिसी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि अब फाइलों को दबाने का दौर खत्म हुआ। सहयोग पोर्टल पर आने वाली जनता की समस्याओं का अगर 30 दिनों में समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से लापरवाह अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस समिट की 5 बड़ी बातें जो बिहार की तस्वीर बदलने जा रही हैं। पटना का ऊर्जा स्टेडियम आज बिहार के स्वर्णिम भविष्य का गवाह है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर बिहार एआई समिट 2026 की शुरुआत की। इस दौरान आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारा, अब उसी नींव पर एआई के जरिए सुशासन को और मजबूत किया जाएगा। बिहार के सभी विभागों में एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार खत्म हो और पारदर्शिता आए। मुख्यमंत्री ने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी अपराधी ने पुलिस को चैलेंज दिया तो जाति धर्म देखे बिना 48 घंटे के भीतर एक्शन होगा। पुलिसिंग में भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम ने कहा जो लोग बिहार के बाहर रहकर राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं वो अपनी कर्मभूमि से जन्मभूमि लौटकर अपना कर्ज उतारें। सरकार राज्य के भीतर ही रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को लेकर भी कई बड़े और धमाकेदार ऐलान किए हैं। अगले 3 सालों में 30,000 करोड़ रुपए की लागत से 125 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे PPP मॉडल तैयार हो गया। इसी फाइनेंशियली ईयर में ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाएगी। साथ ही जुलाई में 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलेंगे। राज्य के सभी 534 प्रखंडों और नगर निगम वाले जिलों में हाईटेक मॉडल स्कूल खुलेंगे। सीएम ने कहा कि स्कूल ऐसे होंगे कि मंत्री और अधिकारी भी अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए तरसेंगे। श्री निखिल जी जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में अपना भागीदारी दे रहे हैं और इस मंच के सामने उपस्थित कई महत्वपूर्ण साथी को मैं देख रहा हूं और इसके साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम में आए हुए एआई से जुड़े हुए साथीगण, ये आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। एक जमाना था जब मोबाइल आया था, उसके पहले पेजर आया, तब मोबाइल आया, उसका फोन के तौर पर पटना में मिला, तब फिर धीरे धीरे मोबाइल सेक्टर पूरे बिहार में फैलता गया। हम लोगों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे। और आज आप सोचिए इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना।
पटना एआई समिट में छात्रों और इनोवेटर्स का भारी हंगामा हुआ। बेंगलुरु जैसी जगह से अपनी जेब से पैसे खर्च करके आए इनोवेटर्स पटना की सड़क पर 40 डिग्री की जानलेवा गर्मी में खड़े रहे। पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जबकि इन सभी के पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है। अंदर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डिजिटल क्रांति पर भाषण दे रहे थे और बाहर देश का भविष्य पुलिस के डंडे और गर्मी का सामना कर रहे थे। इस वक्त पटना के इस एआई समिट वेन्यू के बाहर जो नज़ारा है वो बेहद निराशाजनक है। ये वो छात्र और इनोवेटर्स हैं जो बिहार को बदलने की सोच लेकर आए थे। कोई बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर आया तो कोई बिहार के दूर दराज के जिलों से आया। इन सबके पास बाकायदा कंफर्मेशन और रजिस्ट्रेशन पास है, लेकिन सुरक्षा और वीआईपी कल्चर का आलम देखिए। पुलिस ने इन सभी को बाहर ही रोक दिया। पटना में इस वक्त पारा 40 डिग्री के पार है, झुलसाने वाली धूप है, लेकिन इन युवाओं के लिए ना तो पानी का इंतजाम है और ना ही अंदर जाने का कोई रास्ता। छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर अंदर सिर्फ नेताओं को ही बैठना था तो युवाओं के नाम पर ये ढोंग क्यों रचा गया। अभी मैं देखता हूँ एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी को तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जांच नहीं है साथियों, ये ध्यान। उत्तर प्रदेश के महोबा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अजय राय दुष्कर्म और अपहरण की पीड़िता छात्रा से मिलने महोबा पहुंचे थे। इसी दौरान समर्थकों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और अभद्र भाषा गाली का इस्तेमाल किया। वीडियो सामने आने के बाद उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया और राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अजय राय के विवादित बयान पर पूर्व मंत्री और सिवान सदर विधायक मंगल पांडे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता संस्कार में अमर्यादित भाषा बोलना, अमर्यादित टिप्पणी करना और राष्ट्र का अपमान करना सीखा है। यह सब अपने नेता राहुल गांधी से सीखते हैं। जैसा नेता होगा वैसे ही उसके पार्टी के नेता भी होंगे। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखा था कि किस तरह से कांग्रेस और राजद के नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। इसी की सजा लोकतंत्र में जनता उनको देती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, इन कांग्रेसी नेताओं की भाषा बिगड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, उन लोगों ने संस्कार में ही ऐसा सीखा है कि अमर्यादित भाषा बोलना, अभद्र टिप्पणी करना, राष्ट्र का अपमान करना, और ये सब तो वो अपने नेता राहुल गांधी से सीखते हैं। तो जैसा नेता वैसे ही उसके पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के समय में भी देखा था कि किस प्रकार से कांग्रेस के मंच से अभद्र टिप्पणियां की गई थी और कांग्रेस और राजद के लोग किस तरह की बोली बोलते हैं। तो यह किसी से छिपा नहीं है और इसी की सजा लोकतंत्र में देश की जनता हमेशा उनको देती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे, इन कांग्रेसी नेताओं के बोल बिगड़ेंगे, भाषा बिगड़ेगी और ऐसी अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, जनता इनको बराबर जवाब देते रहती है। फिर 27 में उत्तर प्रदेश में भी जनता जवाब दे। बिहार एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक संवेदनशील मामले का खुलासा करते हुए मुजफ्फरपुर से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान के कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके नेटवर्क के संपर्क में था तथा भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। एटीएस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड अंतर्गत गरहा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में छापेमारी की गई, जहां से मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मोहम्मद सागिर का पुत्र बताया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए पाकिस्तान स्थित हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राणा हुनैन के संपर्क में था। आरोप है कि वह भारत की
संवेदनशील और रणनीतिक जानकारियां साझा करने का काम कर रहा था। एटीएस की तकनीकी जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों को मोबाइल से संवेदनशील स्थलों के वीडियो, तस्वीरें और लोकेशन संबंधी जानकारियां मिली हैं। इसके अलावा डिलीट किए गए डेटा, चैट, बैकअप और सक्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन की जांच में विदेशी हैंडलर से लगातार संपर्क के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों की तस्वीर और वीडियो तैयार कर उनकी सटीक लोकेशन पाकिस्तानी नेटवर्क को भेज रहा था। फिलहाल एटीएस आरोपी के यात्रा इतिहास, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया गतिविधियों, वित्तीय लेन देन और अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की गहन जांच कर रहा है। एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं तथा विदेशी फंडिंग के जरिए किस तरह देश विरोधी गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। मामले में जासूसी, राष्ट्रीय सुरक्षा और देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। यहाँ से लेकर के गया, बोला कि हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं पूछताछ के लिए, कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं, वहाँ थाना पर से हम छोड़ देंगे। उसके बाद वो 12 बजे बोले कि 10 बजे के बाद से बोले कि नहीं, सो अब आप लोग जाइए, सो हम इसको लेकर के जाएंगे। हम बोले हम साथ जाएंगे, बच्चा के हमको साथ नहीं लेके जाएंगे। बोले कि आप रोड पे कहाँ भटकिएगा, अब उसका क्या नाम था बेटा का? मुस्तफा। कब ले गया उसको पुलिस? अच्छा, क्या करता था मुस्तफा? वो क्या करता था? इससे पढ़ाई लिखाई किया था? 9वां तक किए हुआ बस। 9वां तक? 9वां में एडमिशन इसका। इधर क्या कर रहा था? इधर ऐसी खेती बाड़ी, हमारा हाथ बटा रहा था, खेती बाड़ी, माल जाल तो घर पे ही रह रहा था। घर पे ही रहा। बाहर भी गया था क्या? 4 महीने के लिए गया था। अच्छा, जैसे बताया जा कि मोबाइल से भी कुछ करता था क्या? अब इस चीज का हमको जानकारी नहीं है। हमको जानकारी, हम खुद जाहिल आदमी हैं। अब खबर भागलपुर से है, जहां गंगा नदी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। यात्रियों से भरी एक नाव बीच गंगा की तेज धारा में अचानक खराब हो गई, जिससे नाव पर सवार 100 से ज्यादा जिंदगियों पर मौत का संकट मंडराने लगा। नदी के बीचों बीच चीख पुकार मच गई, लोग अपनी जान बचाने की गुहार लगाने लगे, लेकिन ऐन वक्त पर देवदूत बनकर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 100 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। आपको बता दें कि दिल दहला देने वाली यह घटना भागलपुर के बरारी गंगा घाट की है। बताया जा रहा है कि यह नाव बरारी गंगा घाट से महादेवपुर गंगा घाट की तरफ जा रही थी। नाव में क्षमता से अधिक करीब 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं, मासूम बच्चे और कई गंभीर मरीज भी शामिल थे। नाव जब गंगा की मुख्य और तेज धारा के बीच पहुंची तो अचानक उसका इंजन फेल हो गया। इंजन बंद होते ही नाव लहरों के सहारे डगमगाने लगी। बीच नदी में नाव को फंसता देख यात्रियों के होश उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और रोने की आवाजें गूंजने लगी। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ को जैसे इस बात की भनक लगी, बिना एक पल गवाए एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट लेकर बीच गंगा में कूद पड़ी। तेज लहरों के बीच भारी मशक्कत करते हुए एसडीआरएफ के जवानों ने नाव तक पहुंच बनाई और एक एक कर सभी यात्रियों को सुरक्षित किनारे पर ले आए। नाव पर सवार यात्रियों ने बताया कि वो मौत के मुंह से वापस लौट आए हैं। अभी सर एक नाव खुली थी महादेवपुर से बरारी भागलपुर आने के लिए, तो सूचना मिली बीच में हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी उसने सूचना दी कि एक बड़ी नाव जो ओवरलोड है वो खराब हो चुकी है, उसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर हैं। तो हम इमीडिएट वहाँ पर, एक बोट पहले से था तो हम भी गए, और जो बीमार लोग थे, जो महिलाएं थी और बुजुर्ग थे, उनको हमने बोट पे रेस्क्यू करके लाया। और तब तक उनका जो नाव चल रहा था, खराब हुआ था, वो रिपेयर भी हो। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड के विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से राज्य में 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने की दिशा में शोध, रोजगारोन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसी बीच सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कई कुलपतियों ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत में कई मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बता दें कि इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में आए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के स्तर को लेकर वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी, जबकि समापन समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की सराहना करते हुए विश्वविद्यालय व्यवस्था में सुधार की दिशा में इसे एक ठोस कदम बताया।
तो इस वक्त हमारे बीच कुलपति सम्मेलन 2026 में एनआईसी के सीनियर डायरेक्टर आईटी विभाग के जो हमारे बीच है अनिल मिश्रा, उनसे बात करेंगे और जानेंगे मुख्य उद्देश्य आज की जो इस चर्चा रही, 2 दिवसीय ये सम्मेलन है उस पर। सबसे पहले क्या ये चर्चा कितना सफल रहा सर? बहुत बेहतरीन रहा और इस तरह का आयोजन खास करके एजुकेशन फ्रेटर्निटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और बाकी मैं जैसे चांसलर पोर्टल देख रहा हूँ शुरुआत से पिछले 6-7 साल से, तो सर लोग हैं जैसे बीबीएम के से, इनसे एक बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से तो सर लोगों से एक बार डीएसडब्ल्यू साहब से इनसे एक बार पूछ लें कि कितना हद तक इफेक्टिव है चांसलर पोर्टल जो पिछले 7 साल से यहाँ के बच्चियों के सुविधा के लिए कार्य कर रहा है। चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही हमारे यहाँ से जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, एडमिशन से लेकर बाकी विद्यार्थियों के सारे जो कार्यकलाप हैं उसका चांसलर पोर्टल के माध्यम से ही होता है और उनको काफ़ी सुविधा मिल गई है। शुरुआती दौर में तो इससे काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थी क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी से भी वो लोग भी नहीं थे उस समय, लेकिन धीरे धीरे आप भी जानते हैं आप लोग कि छात्रों का तो टेक्नोलॉजी के साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी तेजी से वो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। खैरागढ़ में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला स्तरीय प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन सत्र में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान संगठन की रीति नीति, राष्ट्र सेवा और कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण वर्ग संगठन को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग केवल सीखने का माध्यम नहीं बल्कि संगठनात्मक ऊर्जा, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता को निखारने का महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में संगठन की रीति नीति, जनसेवा और राष्ट्रहित के विषयों पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह प्रशिक्षण वर्ग आने वाले समय में संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए जनहित के कार्यों को नई दिशा देगा। भारतीय जनता पार्टी का सभी जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण चल रहा है। आज खैरागढ़ श्रीगोदान जिले का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ है। 12 अलग अलग सत्रों में ये 2 दिन में प्रशिक्षण होगा, जहां पर चुने हुए अपेक्षित कार्यकर्ता 2 दिन यहाँ रहकर अलग अलग विषयों के अलग अलग विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं को प्रबोधन देंगे। एक योग्य कार्यकर्ता, एक सक्षम कार्यकर्ता, वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से सक्षम बने कार्यकर्ता, इसलिए ये पूरे देश भर में प्रशिक्षण अभियान चल रहा है। पहले मंडलों का प्रशिक्षण हुआ, अब जिले का, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रशिक्षण हो रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी के जशपुर आगडी हवाई अड्डे पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत, पतलगांव विधायक श्रीमती गोमती राय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री शौर्य प्रताप सिंह जूदेव सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां डोंबिवली के खोड़ी और पलावा इलाके को एक बार फिर पुलिस के रडार पर आ गए हैं। ड्रग तस्करी की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नवी मुंबई और मानपाड़ा पुलिस ने संयुक्त बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में कुल 24 नाइजीरियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें महिलाएं और नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। डोंबिवली के खोड़ी और पलावा इलाके में ड्रग तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों के बढ़ने की पृष्ठभूमि में पुलिस ने बड़ा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। नवी मुंबई पुलिस और मानपाड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। खास बात यह रही कि इस अभियान में 150 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान 24 नाइजीरियन नागरिकों को हिरासत में लिया गया। इनमें 14 पुरुष, 6 महिलाएं और 4 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं।
जांच के दौरान 8 नागरिकों के पास भारत में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके अलावा हिरासत में लिए गए 9 नागरिकों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस को दी गई। गढ़चिरौली जिले में माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने पोम के बिना गुंडा क्षेत्र के घने जंगलों में छिपाकर रखी गई माओवादियों की कथित हथियार निर्माण सामग्री बरामद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई को माओवादियों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक माओवादी संगठन लंबे समय से जंगल क्षेत्रों में जमीन के भीतर गुप्त रूप से हथियार निर्माण और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रखते थे। इन सामग्रियों का इस्तेमाल नक्सल सप्ताह, चुनाव और अन्य अवसरों पर सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए किया जाता था। हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को इस गुप्त ठिकानों की जानकारी मिली थी। सूचना मिलते ही गढ़चिरौली पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए जंगल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों तक चली तलाशी के दौरान जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर संदिग्ध स्थानों की जांच की। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को लैथ मशीन, 12 बोर पाइप, BGL पाइप, इन्वर्टर, जनरेटर, बैटरी, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, जिगसॉ मशीन, प्रेशर पंप, सोलर पैनल और अन्य तकनीकी सामग्री बरामद हुई। पुलिस के अनुसार इन उपकरणों का उपयोग हथियार निर्माण और अन्य माओवादी गतिविधियों में किया जाता था। बरामद सामग्री को सुरक्षा कारणों से घटनास्थल पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से माओवादियों की गतिविधियों और हथियार निर्माण क्षमता को बड़ा झटका लगा है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 पैन कार्ड मामले में MP MLA सेशन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए सजा में इजाफा कर दिया है। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए अपील दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान की 7 साल की सजा को बढ़कर अब 10 साल कर दिया है और 50,000 जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। और अब्दुल्ला आजम खान की 7 साल की सजा को उतना ही बरकरार रखा गया है, लेकिन 50,000 जुर्माने को बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिया है, जो आजम खान और अब्दुल्ला आजम के लिए मुश्किल वाला दिन माना जा रहा है। 2 पैन कार्ड के मामले में आज ये फैसला आया, जिसका मुकदमा 2019 में लिखवाया गया था और इसमें 7 वर्ष की सजा ACGM कोर्ट रामपुर के द्वारा की गई थी। उस सजा के अपील में हम लोग सेशन कोर्ट गए थे और आज उस सेशन कोर्ट का फैसला आया है। अपने आप में ऐतिहासिक है। उस सजा को 7 वर्ष बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना था उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। तो दोनों अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों को 10 साल की? नहीं, आजम खान को जो सजा थी वो जो 7 साल है वो 10 साल बढ़ी है। अब्दुल्ला आजम खान की जो 7 साल थी वो उसको 7 साल ही कंटिन्यू किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते संभावित ईंधन को देखते हुए सशस्त्र सीमा बल द्वारा साइकिल रैली कर ईंधन बचाने का समाज में एक मैसेज दिया गया। संदेश दिया गया कि जब भी देश पर कोई भी आपदा आई तो जनता ने सरकारों का साथ दिया। इस तरह हमारा भी दायित्व बनता है कि आज की वैश्विक स्थिति में सरकार का साथ दिया जाए। साथ ही साथ साइकिल चलाने से शरीर की स्वास्थ्य रहता है। इस साइकिल रैली में SSB के DIG H जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। संदेश देना चाहते हैं कि फिट इंडिया, हमको फिट रहना है, यूथ को आगे बढ़ना है। तो इसी संदेश के साथ हमने आज यहाँ पर एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज किया है अंडर फ्रंटियर हेडक्वार्टर SSB की तरफ से। इसमें जो है अलग अलग हमारा जो पर्सनल है तो इसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इसमें हमारा 4th बटालियन का श्री रामवीर डिप्टी कमांडर ने भी बहुत अच्छा रोल दिया है। उसने अपने ट्रूप्स को यहाँ पर लगा के इसी तरह का मंच बना के देन हमारा इसमें राजकुमार डिप्टी कमांडेंट और बाकी ऑफिसर एंड इंक्लूडिंग हमारा जो मेडिकल्स DIG है, ये सब हमने यहाँ पर एक कलेक्टिव वे में इसी तरह से यहाँ पर इकट्ठा किया है और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि फिट होना है, फिट रहना है, यूथ इंडिया बना। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।